जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सरल है समझने के लिए। आप इस वीडियो को देख करके विवाह का मुहूर्त आसानी से सरलता के साथ शास्त्र संवत जो है आप उसी तरीके से निकालना सीख जाएंगे। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो विधि है वो मैं शुरुआत से लेकर अंत तक बताऊंगा, तभी आपकी समझ में आएगा। इसलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। ऐसे ही मंत्र, स्तोत्र, मुहूर्त इत्यादि सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल ही बहुत ही सरलता के साथ आपको सभी ये स्तोत्र, मंत्र, मुहूर्त इत्यादि सिखाए जाते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, जब भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। कोई हमें पूछने आए कि हमें मुहूर्त निकलवाना है, तो सबसे पहले हमें वर और कन्या जो है उनके नाम की आवश्यकता पड़ती है, या उनकी राशि पूछ लीजिए कि कन्या की राशि क्या है और वर की राशि क्या है, या नाम पूछ करके आप पंचांग में राशि देख लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या होता है, सबसे पहले पंचांग में मुहूर्त इत्यादि दिए होते हैं। आपके पास कोई भी पंचांग हो, जैसे मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये निर्णय सागर पंचांग है, तो इसमें विवाह के मुहूर्त दिए होते हैं। लेकिन बहुत मुहूर्त दिए हैं, क्या उस दिन उस कन्या का और उस वर का विवाह हो सकता है, यही देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले पंचांग में रेखाएं दी हुई होती है। आप कोई पंचांग देखेंगे तो उसमें रेखाएं, लतादि दोष रेखाएं जिस पे लिखा रहता है, ये रेखाएं होती। इनका कार्य क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो विवाह कितना श्रेयस्कर है। 10 रेखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रेखाएं होती है। अगर 10 रेखा हैं तो ये समझ लीजिए वो विवाह बहुत ही श्रेयस्कर है, बहुत ही अच्छा है। और अगर 7 और 8 रेखाएं हैं तो वो विवाह मध्यम मुहूर्त माना जाता है। और अगर 5 रेखाएं हैं तो वो विवाह जघन्य विवाह माना जाता है। विवाह तो हो सकता है लेकिन बिल्कुल ही अधम श्रेणी का। लेकिन 5 से अगर कम है तो उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ये रेखाएं जो होती है उनसे हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में विवाह के लिए त्रिबल का विचार किया जाता है। विवाह करें त्रिबल, सूर्य का, चंद्रमा का और गुरु, ये 3 जो ग्रह हैं इनका बल होना चाहिए। देखिए, वर के लिए सूर्य का और चंद्रमा का बल देखा जाता है, कन्या के लिए गुरु और चंद्रमा का बल देखा जाता है। मतलब लड़के के लिए सूर्य का और कन्या के लिए गुरु का बल और चंद्रमा का बल दोनों के लिए देखा जाता है। अब बात करते हैं कि इनका बल कैसे देखें। देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल ही सरलता के साथ बताएंगे, आपकी समझ में आएगा। आप अगर हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें, उसमें आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल ही सरलता से आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सूर्य बल है। एक बार आप समझने के लिए, ये सूर्य बल है। अगर वर जो है उसकी राशि से सूर्य अगर 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और अगर 11वें भाव में उस दिन है तो उस दिन विवाह उसका शुभ माना जाएगा। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर सूर्य पहले भाव में हो, जो पुरुष हैं, वर हैं, उसकी राशि से अगर पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, या 7वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, तो उस दिन सूर्य की पूजा करवा करके, सूर्य का दान इत्यादि दिलवा करके उस दिन उस पुरुष का, उस वर का विवाह हम कर सकते हैं। अगर उसी दिन सूर्य अगर 4थे भाव में, वर की राशि से अगर 4थे भाव में है, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, तो उस दिन उस वर का विवाह नहीं हो सकता। आगे हम आपको उदाहरण से भी बताएंगे। तो ये सूर्य बल है, आप नोट कर लीजिए एक बार। अब बारी आती है गुरु बल की। कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है। अगर कन्या की राशि से गुरु 9वें भाव में, 5वें भाव में, 11वें भाव में, दूसरे भाव में या 7वें भाव में हो, तो उस दिन कन्या का विवाह हम कर सकते हैं। पंचांग में दिए होते हैं कि उस तिथि को सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्रमा कौन सी राशि में, गुरु कौन सी राशि में है, जैसे आपको हम पंचांग में दिखा रहे हैं। इसके बाद में अगर गुरु कन्या की राशि से 10वें भाव में हो,
तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो और 9वें भाव में हो, तो उस दिन गुरु की पूजा करवा करके, गुरु का दान इत्यादि दिलवा करके हम उस कन्या का विवाह कर सकते हैं। और रही बात, अगर गुरु उस दिन कन्या की राशि से चौथे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तो उस दिन उस कन्या का विवाह नहीं हो सकता है। अब आती है चंद्रमा की बारी। चंद्रमा दोनों के लिए देखा जाता है, कन्या के लिए भी और वर के लिए भी। चंद्रमा अगर विवाह के दिन तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में हो, तो उस दिन उस पुरुष का और कन्या का विवाह हम कर सकते हैं। अगर चंद्रमा पुरुष और कन्या की राशि से पहले भाव में है या दूसरे भाव में है या 5वें भाव में, 9वें भाव में है, तो उस दिन हम चंद्रमा की पूजा करवा करके, दोनों वर और कन्या के हाथ से पूजा करवा करके, दान इत्यादि दिलवा करके हम दोनों का विवाह कर सकते हैं। अगर चंद्रमा विवाह के दिन चौथे भाव से, पुरुष और कन्या के राशि से चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हो, तो उस दिन उनका विवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, उस दिन विवाह नहीं कर सकते। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किसका विवाह किस दिन कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पुरुष का नाम है राम और कन्या का नाम है सीता, ठीक है। अब हम कन्या और राम सीता का विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। अब पंचांग खोलते हैं, तो पंचांग में देखिए आपके सामने बहुत सारे मुहूर्त दिए होते हैं, जैसे आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो मान लो हम कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जो है 27/11/2023 के दिन पंचांग में मुहूर्त दिया है, तो इस दिन देखते हैं कि इनका विवाह का मुहूर्त बनता है क्या। तो देखिए, इस दिन पंचांग में आगे दिया हुआ है, चंद्रमा उस दिन वृषभ राशि में है, सूर्य उस दिन वृश्चिक राशि में है और गुरु उस दिन मेष राशि में है। तो अब ये देखते हैं कि राम और सीता के लिए ये सही है क्या। तो राम की राशि क्या है? राम की राशि है तुला, तुला राशि है। तुला राशि में चंद्रमा कौन सी राशि में है? पहले सूर्य विचार करते हैं। तो सूर्य है वृश्चिक राशि में और राम की राशि क्या है? तुला। अब तुला से हम गिनते हैं वृश्चिक राशि कौन सी है, तो गिनेंगे तो कौन सी राशि आएगी? तो राम की राशि तुला है। तुला से हम देखते हैं सूर्य वृश्चिक राशि कितनी आती है, तो तुला से वृश्चिक दूसरा ही हो गया। अब दूसरे भाव में सूर्य है उस दिन, तो देखते हैं दूसरे भाव में उस दिन विवाह हो सकता है। आपको हमने पहले नोटिस करवाया था, तो उसमें था सूर्य 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ होता है, लेकिन 1, 2, 5, 7, 9 में दान पूजा इत्यादि करवा सकते हैं। तो मतलब जो पूर्णिमा है उस दिन राम की सूर्य की पूजा करवा करके, दान इत्यादि दिलवा करके हम उस दिन राम का विवाह कर सकते हैं। अब हम सीता के लिए देखते हैं गुरु बल, क्योंकि सीता के लिए सूर्य बल नहीं देखा जाएगा, तो गुरु बल देखना है। तो गुरु बल में देखते हैं गुरु कौन सी राशि में है? मेष राशि में है। और सीता की राशि क्या है? कुंभ। कुंभ राशि से मेष राशि तक गिनती करते हैं, कुंभ, मीन, मेष। तो मतलब तीसरे भाव में गुरु है। तो क्या तीसरे भाव में हम विवाह कर सकते हैं? तो देखते हैं, आपको नोटिस करवाया था, गुरु अगर 9, 5, 11, 2, 7 में हो तो शुभ होता है। 10, 3, 6, 9 में हो तो दान पूजा इत्यादि करवा सकते हैं। तो 3 में आ गया, तो उस दिन भी सीता के हाथ से गुरु की पूजा करवा करके, दान इत्यादि दिलवा करके हम उस दिन विवाह कर सकते हैं। अब दोनों के लिए चंद्र बल देखा जाएगा। तो चंद्रमन उस दिन चंद्रमा किस राशि में? चंद्रमा है उस दिन दूसरी राशि में, वृष राशि में। वृष राशि में है, तो हम पहले तुला के लिए देखते हैं। तुला राशि से राम की राशि तुला है। तुला राशि से वृष राशि कौन से नंबर पर आती है? देखिए, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष 8वीं राशि पड़ती है। तो उस दिन राम का विवाह सीता के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, सीता के लिए देखते हैं चंद्रबल। तो सीता राशि तुला है, तो तुला राशि है तो कुंभ, सीता की राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि से हम वृष राशि तक गिनते हैं, कुंभ, मीन, मेष और वृष चौथे। तो मतलब दोनों के लिए चंद्रबल बिल्कुल भी नहीं है, तो उस दिन राम और सीता का विवाह नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे किसी का नाम है हिमांशु और कन्या का नाम है दीप्ति। हिमांशु और दीप्ति का मुहूर्त निकालते हैं। हिमांशु की राशि क्या है? हिमांशु की राशि होगी कर्क राशि और दीप्ति की राशि क्या है? दीप्ति की राशि है मीन। आपको 1-2 उदाहरण देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो आराम से ध्यान से आप कॉपी पेन ले करके साथ में नोटिस करते रहिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए।
सबसे पहले देखिए, आप इस तरीके से चैप्टर बना लीजिए, आपको मुहूर्त निकालने में सरलता होगी। आप एक को पेज पर इस तरह से आप चैप्टर बना लेंगे तो बिल्कुल ही सरलता से आप निकाल लेंगे, आपको बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए हिमांशु और दीप्ति का मुहूर्त निकालते हैं। तो हिमांशु की राशि हो गई कर्क और दीप्ति की राशि हो गई मीन। अब कार्तिक पूर्णिमा को ही हम देखते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा, सबसे पहले सूर्य बल देखते हैं। सूर्य है उस दिन वृश्चिक राशि में, तो हिमांशु की राशि कर्क, कर्क से वृश्चिक तक गिनते हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये है पांचवीं। तो पांचवीं राशि में सूर्य हो तो क्या उस दिन विवाह कर सकते हैं? तो आप चैप्टर खोल लीजिए। पांचवीं राशि में अगर हो तो दान पूजा इत्यादि करवा करके विवाह कर सकते हैं। अब कन्या के लिए गुरु बल देख लेते हैं। तो गुरु कौन सी राशि में है? मेष राशि में है पूर्णिमा को। तो उनकी राशि क्या है? मीन राशि है। मीन राशि से मेष राशि गिनेंगे तो 1 और 2, मीन मेष 2। तो 2 में अगर गुरु हो तो क्या करना है? 2 में गुरु हो तो बहुत ही शुभ कारक होता है, उस दिन हम दीप्ति का विवाह कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बल और बाकी है, कौन सा बल? चंद्र बल। तो दोनों के लिए चंद्र बल देखा जाएगा। तो तुला राशि, चंद्रमा उस दिन कौन सी राशि में है? वृष राशि में है। तो आइए पहले हिमांशु के लिए देखते हैं। हिमांशु की राशि कर्क है, कर्क राशि से वृष राशि तक गिनेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। 11वें भाव में चंद्रमा है। तो क्या 11वें भाव शुभ होता है? तो देखते हैं। जी हाँ, 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखते हैं हम दीप्ति के लिए चंद्र बल। तो दीप्ति की राशि क्या है? मीन। मीन राशि से वृष तक गिनेंगे तो मीन, मेष और वृष, ये हो गई तीसरी राशि। तो तीसरी राशि चंद्रमा बल क्या कहता है देख लेते हैं। तो चंद्रमा के उस दिन 3 में भी बहुत शुभ माना जाता है। मतलब कार्तिक पूर्णिमा को अगर हिमांशु और दीप्ति का विवाह किया जाए तो बहुत ही शुभ कारक होता है 27/11/2023। तो इस तरीके से आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। मान लीजिए वर का नाम अमित है और कन्या का नाम गीता है। तो अमित और गीता के लिए विवाह का मुहूर्त देखते हैं हम 28/11/2023 को। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों के नाम की राशि देख लेते हैं। अमित की राशि क्या है? अमित की राशि है मेष और गीता की राशि क्या है? गीता की राशि है मकर। तो सबसे पहले अमित के लिए हम सूर्य बल देख लेते हैं। तो 28 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में है और अमित की राशि है मेष। तो मेष राशि से वृश्चिक राशि गिनती करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसका मतलब विवाह नहीं हो सकता। तो दूसरा मुहूर्त देखते हैं। अब मान लीजिए अमित और गीता का ही मुहूर्त देखना है तो हम देखते हैं 16 जनवरी 2024 को। उस दिन चंद्रमा मीन राशि में है और सूर्य जो है वो मकर राशि में है। तो अमित के नाम से हम सूर्य बल देखते हैं। अमित की राशि मेष है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। 10वें भाव में उस दिन सूर्य है। तो इसका मतलब अमित के लिए उस दिन हम पूजा करवा करके हम अमित का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नहीं शुभ है, उस दिन कोई पूजा नहीं होगी। सूर्य का हम विवाह कर सकते हैं, अमित का हम विवाह कर सकते हैं। हम अब कन्या का गुरु बल देखते हैं। कन्या का गुरु बल देखने के लिए गुरु कौन सी राशि में? मेष राशि में है और कन्या की राशि क्या है? मकर, कुंभ, मीन, मेष। 4थे भाव में गुरु है, इसका मतलब विवाह नहीं हो सकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे विवाह का मुहूर्त देखा जाता है। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण से आराम से आप विवाह का मुहूर्त देखेंगे तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। ऐसे ही जानकारी सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता दी जरूर लिखें।